तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में आज की इस वीडियो के माध्यम से डीएलएड सेकंड सेमेस्टर साइंस का एक बेहतरीन चैप्टर हम आपके बीच में लेने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो आज का सेशन आपके बीच में जा रहा है भाई, 20 मिनट 25 मिनट का जो भी होगा, ये आपका जो थर्ड चैप्टर है, मेरे हिसाब से थर्ड चैप्टर से ही सारे क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, है ना। कार्य और ऊर्जा आपका थर्ड चैप्टर है ना। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं भाई, अलग से भी इसमें है, मैं ये कंफर्म नहीं कहूंगा, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ कार्य और ऊर्जा से ही है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन जो होगा जो है वर्क एंड एनर्जी के प्रत्येक क्वेश्चन इसमें लिए गए, बाकी इसके अलावा और भी बाहर से क्वेश्चन है ना। बाहर से का मतलब आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर साइंस का ही क्वेश्चन इसमें है, बाकी नाजायज क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं, है ना। देखिएगा, पहला लेक्चर आपने, हम उम्मीद करते हैं कि देख लिए हैं। यह जो सेशन आपके बीच में है, ये दूसरा सेशन हम रख रहे हैं विज्ञान का, है ना। देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर बेस्ट क्लास और इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न उत्तरी, और आगे देख सकते हैं अति लघुत्तरी, मींस आपके एक नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन इसमें हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज आप सबका फीडबैक मुझे चाहिए कि हाँ, चैनल के माध्यम से जितने भी वीडियोस मैं आपके लिए दे रहा हूं, क्या आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिएगा, देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है ना। अगर इसके अंतर्गत हम बात करें ऊर्जा संरक्षण के नियम का, तो देख सकते हैं इसका आंसर आपके बीच में कहा जा रहा है ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा का विनाश नहीं होता है। भाई ऊर्जा का विनाश कभी नहीं होता, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यह परिवर्तित हो जाती है ना। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, केवल एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, अतः ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा सदैव नियत रहती है। मैंने क्या आपसे बताया कि ऊर्जा कभी आपके नष्ट नहीं होती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये परिवर्तित की जा सकती है ना। इसको हम देख सकते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम कहेंगे। आप अपने दिमाग से भी सोच समझकर चीजों को भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चीजें मैं यहां बता रहा हूं आप वही चीज लिखिए, आप समझ लीजिए बेहतर तरीके से, है ना। भाई एक नंबर का क्वेश्चन है, मैं बहुत ज्यादा डीपली इसको नहीं लेकर चलूंगा, है ना। डीपली ले चलने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब चीजें एक नंबर की हैं तो आप उसी तरह से समझने का प्रयास भी करिए, ठीक है। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ये अति लघुत्तरीय है। जब मैं आपको 2 नंबर के क्वेश्चन कराऊंगा, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि हाँ क्या है कैसे है, सारी चीजें आपको मैं इसी चैनल पर कराऊंगा, है ना। चलिएगा, दूसरा देखिएगा, सरल मशीन हम किसे कहते हैं। ऐसा साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, सरल मशीन कहते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण हम आपको दें आपके घरेलू से संबंधित, ठीक है। इस समय खेती बाड़ी का काम चल रहा है ना। पहले के लोग हुआ करते थे हल लेकर बैलों से खेती किया करते थे, है ना। लेकिन आज के समय में ट्रैक्टर से हम लोग खेती करते हैं। अभी हमें 10 बीघा खेत की जुताई करना हो तो मेरे हिसाब से 4-5 घंटे में जुताई हो जाएगी, जो मेरा अनुमान कहता है। बाकी अब वो तो ट्रैक्टर वाले ही बता पाएंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं सरल मशीन हमारे आपके लिए हुई, क्योंकि हम बड़ा काम कम समय में कर ले रहे हैं। यही काम सरल मशीन का है। ऐसे साधन जो कार्य की सरलता, सुविधा और तेजी से करने में सहायक होते हैं, उसे हम सरल मशीन कहते हैं। सरल मशीन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। अगर हम सरल मशीन की एक उदाहरण की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं चाबी एक सरल मशीन आपकी हो सकती है ना। दूसरा है सरल मशीन के प्रकारों का उल्लेख करिए, ठीक है। सरल मशीन जो कि निम्न प्रकार की होती है, एक आपका उत्तोलक है, पेंच है, गिरनी है, झुका तल है, पहिया है और धुरी है। आप उत्तोलक को भी देखे होंगे भाई, ये साइन साइड वाले देखे होंगे, ठीक है। पेंच को भी देखे होंगे, गिरनी को, झुका तल, ठीक है। ये सारी चीजें, पहिया तो आप देख ही रहे हैं, धुरी तो आप देखे ही होंगे, है ना।
ये सारी चीजें आपने देखा होगा, मुझे इसमें डीपली लेकर नहीं चलना है। लेकिन हाँ, मैं फिर से कहना चाहूंगा, जब आपको मैं लघुत्तरी क्वेश्चन कराऊंगा तो लघुत्तरी क्वेश्चन में पूरा डीपली मैं आपको फिगर सहित इसे बताने का प्रयास करूंगा, है ना। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही देखिए। आगे अगर हम इसके अंतर्गत कहें, यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलेगा, देखिए आगे आपसे कहा जा रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर चलिए। देखिए अभी ऊपर आपके बीच में आया था घिरनी, ठीक है। देखिए यहां एक शब्द आया है घिरनी। हम घिरनी कहेंगे किसे? घिरनी एक ऐसी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। चल मीन्स चल और अचल, ठीक है। जैसे घिरनी जो होती है, हम मानते हैं ये एक घिरनी है, ठीक है। इसी के अंदर आपके ये अंदर हो जाती है और इस पर तमाम तरह की चीजें, जैसे पहिया आपने देखा होगा, ठीक है। पहिया एक पहिया को चलाने के लिए एक राड होती है, ठीक है, उस पर बेरिंग वगैरह लगी रहती है, ठीक है। तो उसी को हम घिरनी कह सकते हैं, है ना। सॉरी, चलेगा, ये हो गया। फिर से इसे देख लीजिएगा, घिरनी एक सरल मशीन है, यह चल तथा अचल दोनों तरह से, भाई चल और अचल, अचल मीन्स खड़े रहना, ठीक है। ये खड़ा होकर भी काम कर सकता है। खड़ा होने का मतलब जैसे साइकिल जो होती है, ठीक है, हम मानते हैं ये साइकिल की उदाहरण देखिएगा। जैसे साइकिल आपने देखा होगा, एक जो राड उसमें नहीं लगा होता है, राड एक जगह स्थायी रखता है और पहिया आपके चलती रहते, किसके भरोसे? इसके भरोसे, है ना। तो सेम वही यहां घिरनी की बात चल रही है, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं जो चलती रहती हैं, ठीक है। चलेगा, आगे देखिएगा उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। उत्तोलक देखिएगा, उत्तोलक 3 प्रकार के, प्रथम द्वितीय और तृतीय उत्तोलक, ठीक है। और प्रथम और द्वितीय तृतीय उत्तोलक एक एक उदाहरण दीजिए। प्रथम उत्तोलक का जो उदाहरण है वो आपका हैंड पंप हो सकता है। द्वितीय उत्तोलक का जो उदाहरण है वो पहिए वाली हो सकती है, ट्राली, ठीक है। और तृतीय उत्तोलक आपकी चिमटी हो सकती है। ये उत्तोलक के बारे में मैं डीपली आपको बताऊंगा, है ना। क्या कैसे है मैं डीपली आपको बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। बट आगे अगर हम आपसे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आगे अगर कहें आपसे, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, झुके तल की सहायता से, देखिएगा कहा जा रहा है झुके तल की सहायता से आप किस तरह के कार्य आसानी से कर सकते हैं। ऊपर चलिए थोड़ा सा, ठीक है। देखिएगा झुके तल की सहायता से आप किस तरह से, चलिए अब ये लास्ट है, ठीक है। देखिएगा थोड़ा सा इरेज कर दें। मैं आपसे पूछना चाहूंगा यार, यहां से जो चीजें आपको दी जा रही हैं, इस तरह से मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में मुझे आप जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक ही मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है ना। नहीं तो वैसे तो बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, आप देखते भी होंगे, लेकिन किसी किसी की चीजें आपको अच्छी लगती हैं, किसी की नहीं अच्छी लगती हैं। तो जो भी होगा आप अपना फीडबैक मुझे दे करके थोड़ा सा आप अपना जो 1 सेकंड का समय है वो मेरे नाम करिएगा, ठीक है। मैं और आपको बेहतर करने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, कहा जा रहा है झुके तल की सहायता से आप किस तरह के कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो झुके तल की सहायता से जो है भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। अब मुझे बताओ, अब टाली पर या ट्रक पर कोई चीज हमें लादना होगा तो हल्का सा हम इस तरह से झुकाव तो करेंगे ही करेंगे, है ना। अब ऐसे सीधे स्ट्रेट खड़े होकर के हम थोड़े ना जा पाएंगे, है ना। जो माल वगैरह को लोड करते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में, जब इस समय तो सीजन चल रहा है धान वगैरह का, जब ट्रालियों पर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो बेचारे जब लोड करते हैं तो इस तरह से एक लगा रहता है इसे चढ़ने वाला, है ना। तो उस पर इस तरह से हल्का से झुक करके वो इसी पीठ पर, ठीक है, इसी पीठ पर लाद करके वो चढ़ जाते हैं बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर, है ना। तो यही चीज यहाँ कहा जा रहा है। कोशिका क्या है? कोशिका देख सकते हैं मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, उन्हें उन इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका को हम इंग्लिश में सेल भी कहते हैं, ठीक है, चलेगा। केंद्रक क्या है? जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह कोशिका के मध्य में स्थित रहता है। ये 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 नंबर में अधिकतम 3-4 लाइन के
आंसर ही होते हैं, ज्यादा नहीं होता है ना। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। यह अधिक गहरे रंग का होता है, अतः इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है ना, जिसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अगला, केंद्रक जीव द्रव्य क्या है? केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल तथा जो है चिपचिपे पदार्थ को केंद्रक जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, केंद्रक जीव द्रव्य किसे कहेंगे? केंद्रक के अंदर जो है गाढ़े तरल और चिपचिपे पदार्थ को हम जो है क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं, केंद्रक जीव द्रव्य कहेंगे। हम बिल्कुल सतह तरीके से आपको ले चल रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको अधिकतर क्वेश्चन से जो है रूबरू कराना। ठीक है, बाकी आप सोच रहे हैं, जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके दिमाग में जरूर चल रहा होगा कि भैया आप इसके बारे में बता दीजिए, केंद्रक जो है जीव द्रव्य क्या है, केंद्रक क्या होता है, कोशिका क्या होती है। ठीक है, ये सब सारी चीजें आप जानने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे, है ना। लेकिन यार एक ही जो है वीडियो में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। जो मैं क्वेश्चन लिया हूं, आप क्वेश्चन को पहले देखिए, ठीक है, आंसर को समझने का प्रयास करिए। बाकी इसका जो डीपली नॉलेज है मैं आपको लघुत्तरी क्वेश्चन में दूंगा, है ना। चलिएगा, हाँ, अगला आपसे कहा जा रहा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, देखिएगा, अगला कहा जा रहा है, प्रश्न आपका है कि ऊर्जा के असीमित स्रोत जो है नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? ठीक है, ऊर्जा का असीमित स्रोत, ठीक है, देख सकते हैं आपका ऊर्जा का असीमित स्रोत या नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? वायु है, जल है, बायोगैस है, सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें ही हम ऊर्जा के असीमित स्रोत कह सकते हैं। ठीक है भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, जैसे यहां कहा जा रहा ऊर्जा के असीमित स्रोत कौन से होते हैं या नवीकरणीय स्रोत कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं ऊर्जा के जो असीमित स्रोत हैं, भाई सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट होगा सूर्य। ठीक है, ये सूर्य की जो ऊर्जा है वो कभी ऊर्जा तो वैसे भी समाप्त नहीं होती है, जो सच्चाई है ना। सच्चाई क्या है, ये चीजों को आप जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऊर्जा के असीमित स्रोत का, तो आपका वायु है, जल है, बायोगैस है और सूर्य पुनः प्राप्त होने वाले जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें ही ऊर्जा के असीमित स्रोत कहा जाएगा। बाकी जो ऊर्जाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगे। रुधिर को जो है ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है? ठीक है, रुधिर को ऊर्जा कहां से प्राप्त होता है? भाई हम लोग भोजन क्यों करते हैं? ऊर्जा प्राप्ति के लिए ही करते हैं। ठीक है, हम लोग तरह तरह के भोजन करते हैं, तरह तरह के जो है चीजें खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स चीजें खाते हैं, है ना, ताकि हम लोग स्वस्थ रहें। और जब स्वस्थ रहेंगे, जाहिर सी बात है ना। चलेगा, रुधिर को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? रुधिर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन सा साधन आवश्यक है? जीवन को, आंसर आपका है जीवन को अस्तित्व के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा और मनोरंजन के साधन अति आवश्यक है। ठीक है भाई, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन कौन से साधन आवश्यक हैं? आप कहेंगे जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन, कपड़ा, मकान, यातायात, शिक्षा और मनोरंजन के साधन जो है ये अति आवश्यक होते हैं। ठीक है, चलेगा, वैकल्पिक ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हैं? देख सकते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा है, गतिमान वस्तु है, जल है, समुद्री ज्वार भाटा है और जैव मात्रा, इसे हम जो है बायोमास भी कहते हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के साधन हो सकते हैं। ठीक है, हो सकते नहीं, होंगे, है ना। चलिएगा, अगला देखिएगा, सोलर कुकर क्या है? देख सकते हैं जो है सोलर कुकर से क्या आशय है, समझिएगा। अगर हम सोलर कुकर की बात करें, ठीक है, हाँ, तो देख सकते हैं सोलर कुकर, चलिए आंसर पड़ेगा, सोलर कुकर से आपका क्या आशय है? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा को उष्मा के रूप में एकत्रित करके इसको सोलर कुकर भोजन पकाने में उपयोग किया जाता है। हम लोग जो एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं, है ना,
हम लोग नीचे से हीट करते हैं कुकर, जो नॉर्मल कुकर होती है, लेकिन जो सोलर कुकर होती है, ठीक है, यहां देख सकते हैं कहा जा रहा है सौर ऊर्जा को उष्मा के रूप में हम एकत्रित कर लेते हैं इसको सोलर कुकर द्वारा। ठीक है भाई, जब सौर ऊर्जा को या सौर ऊर्जा की उष्मा को हम एकत्र कर लेंगे तो सोलर कुकर द्वारा हम भोजन को पकाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है जो है सौर सेल या सोलर सेल हम किसे कहते हैं। कहा जा रहा है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो उक्त को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के उक्त को सौर सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है अधिक संख्या में विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में जो है सोलर सेलों को जोड़ा जाता है, जिसे सोलर पैनल भी कहते हैं। सोलर पैनल को आपने देखा होगा भाई, आपके छतों पर लगा होगा, जो धूप में जहां टावर वगैरह होते होंगे आपके घरों में हो सकता है लगा हो। ठीक है, ढेर सारे पैनल वहां रखे रहते हैं, जहां आज के समय में तो लोग चक्की वगैरह चलाने के लिए भी पैनल को रख रहे हैं। ठीक है, उनके यहाँ बिजली का काम ही समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ रहा, अच्छा चीज है। सोलर पैनल का प्रयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है, दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विद्युत उपलब्ध नहीं है वहां रोशनी, रेडियो जो है, टीवी तथा जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपके यहाँ विद्युत वगैरह की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो आप सोलर पैनल को लगवा लीजिए, आपके यहाँ बिजली की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है, अच्छा होता है, बेहतर होता है। ठीक है, लाइट आए या ना आए, लाइट रहे या ना रहे, सोलर पैनल आपके यहाँ लगा है तो कभी लाइट की कमी होगी ही नहीं, है ना। लेकिन उस तरह से आपको लगवाना होगा, छोटा बड़ा कई तरह के सोलर पैनल आते हैं। ठीक है, आपको क्या चीज यूज करना है उस चीज पर डिपेंड करता है। पवन ऊर्जा क्या है, देखिएगा, वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जब वायु गतिमान होती है, ठीक है, जब वायु गतिमान होती है तो देख सकते हैं वायु के गतिशील होने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जब हवा चलती है तो उस हवा में कहीं ना कहीं ऊर्जा तो होती ही है। ठीक है, क्योंकि वो आपने देखा होगा एक भारी भारी चीजों को वो पलट देती है, हवा में इतनी ताकत होती है ना। तो यही कहा जा रहा है वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। क्या जल ऊर्जा का स्रोत है, देख सकते हैं बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, हम आप चल रहे हैं, हमारे आप में कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, एक जगह खड़े हो गए, है ना, देख सकते हैं इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार बहता हुआ जल जो है ऊर्जा का स्रोत होता है। अगला है क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं, देख सकते हैं, कहा जरा ये भी 2 नंबर में, ये भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। क्या ज्वार भाटा ऊर्जा के स्रोत हैं, ज्वारी लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अगला आपसे आगे कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो है इस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। भारत में जो है ज्वारीय जल में विद्युत तैयार की जाती है तथा इस प्रकार नवीन खोज तथा शोध कार्य चल रहा है। ठीक है, यहां जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या ज्वार भाटा में गतिज ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम आपको आगे ले चल रहे हैं। भैया ये तो समाप्त हो गया है ना, लास्ट पेज आपके बीच में है, समझिएगा। देखिए कहा जा रहा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार बताइए। यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार में अगर हम बताएं तो यहां देख सकते हैं, अगर हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करें तो आपके बीच में प्रकार की चर्चा की गई है, देख सकते हैं। कहा जा रहा है यांत्रिक ऊर्जा हमारे 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा होती है ना। अब यहाँ गतिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, ये भी आपके बीच में आ रहा होगा। तो देख सकते हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा कहेंगे। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर यानी
1/2 mv² होता है। ठीक है, इसके बराबर होती है। आगे कहा जा रहा ऊर्जा के कितने रूप होते हैं? ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा है। देख सकते हैं अगला है रासायनिक ऊर्जा, ताप ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, आवासीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और तमाम इसके जो रूप हैं वो होते हैं, है ना। आगे कहा जा रहा है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मेरे भाई सूर्य है। ठीक है, जो कि यहां देख सकते हैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है सूर्य है, जो कि इनका जो चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में कहा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं क्वेश्चन है देखिएगा पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत, ये तो आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है गीले कपड़े, गीली लकड़ियां तथा वस्तुओं को धूप में रखें तो क्या होता है? भाई जाहिर सी बात है, इसमें सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। अबे आप गीले कपड़े हो गए, लकड़ी हो गई, ये सब सारी चीजें धूप में रख दीजिए तो क्या होता है? सूख जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सूखने की प्रक्रिया में नमी कहाँ चली जाती है? सूखने की प्रक्रिया जो है वो वाष्पीकरण होकर के, यानी मीन्स हम इसको हम इवोपोरेशन कह सकते हैं, है ना, होकर के ये वायु में चली जाती है। अगला, हवाओं का चलना एवं जो है वर्षा होना किसके कारण संभव है? हवाओं का चलना या वर्षा होना सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा के कारण संभव होता है। ठीक है, देखिएगा हवाओं का चलना और वर्षा होना किसके कारण संभव है? तो हवाओं का चलना या वर्षा का होना सूर्य की ऊर्जा या सौर ऊर्जा के कारण ही संभव होता है। ठीक है, अगला देखिएगा कहा जा रहा है ईंधन से क्या तात्पर्य है? जो है पदार्थ दहन की क्रिया में जो है ऊर्जा प्रदान करते हैं, ईंधन कहलाते हैं। अब इसमें कुछ ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है भैया, है ना, क्योंकि सारी फैक्ट आपके बीच में वैसे भी दिए गए हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा सोचने समझने वाली कोई बात ही है ही नहीं, है ना। आगे देखिएगा, ये तो हो गया आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है प्रश्न है परिवहन के साधन के मुख्य रूप से जो है किस पर निर्भर करते हैं? ठीक है, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? जरा सा एक सेकंड आप मुझे बताइएगा। ठीक है, जो परिवहन के साधन है, आंसर तो आपके बीच में दिया ही गया होगा, आप तुरंत फटाक से आंसर मुझे दे देंगे। ठीक है, परिवहन के जो साधन है मुख्य रूप से पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जब पेट्रोल नहीं देंगे, डीजल नहीं डालेंगे तो जाहिर सी बात है जो प्रक्रिया है, जो चलने की प्रक्रिया भी आपने गाड़ी को देखा होगा, जैसे ही गाड़ी में तेल वगैरह खत्म होता है तुरंत गाड़ी हमारी वहीं रुक जाती है ना। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, देख सकते हैं जो है विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ होता है? तो विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम पंखा चलाने, मशीन, फ्रिज, टीवी, कूलर, कंप्यूटर, एसी इत्यादि को चलाने के लिए करते हैं विद्युत ऊर्जा का उपयोग। बायोगैस क्या है? गोबर गैस प्लांट आपने देखा होगा, आप तो गोबर गैस की जो प्लांट है वो तो है ही नहीं कहीं। ठीक है, वैसे अगर कहीं होंगे तो वो अलग का मामला है, भाई गोबर भी काम आ जाता है, हम खेतों में डाल देते हैं हमें, और हमें ऊर्जा भी मिल जाती है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब जो यहाँ देख सकते हैं जो गोबर गैस प्लांट में कहा जा रहा, गोबर गैस प्लांट में जो है गैस बायोगैस कहलाती है। ठीक है, इससे लोग खाना वगैरह भी बनाया करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा के सीमित स्रोत कौन से हैं या अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? तो देख सकते हैं ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह था आपका पत्थर हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम है, उत्पाद ऊर्जा के सीमित स्रोत हैं। क्या हम पेट्रोलियम को जब खत्म हो जाएंगे फिर से प्राप्त कर सकते हैं? कोयला को फिर से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारे सीमित स्रोत के अंतर्गत हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके बीच में कहा जा रहा है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि अवसन विधि, ठीक है, सॉरी आवासन विधि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? आसवन विधि होना चाहिए। ठीक है, यहाँ आवासन नहीं होगा, ये आसवन विधि है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आसवन विधि। पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि को बनाने के लिए आसवन विधि का जो उपयोग किया जाता है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला तथा पेट्रोलियम से जीवाश्म ईंधन जो है कहलाते हैं। कोयला एवं पेट्रोलियम को ही हम
जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बाकी मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आए होंगे, बट अगर कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो प्लीज आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।